पेज नंबर 188। हमने ये पढ़ा था कल, शुरू करें। हमने ये पढ़ा था कल के अगर एसेट एक्सचेंज हो, आइडियल सिनेरियो ये है, जरा रूल सुन लें। आइडियल सिनेरियो ये है कि पुराने की फेयर वैल्यू गिवन हो। आइडियल सिनेरियो ये है। अब अगर पुराने की फेयर वैल्यू गिवन है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर यू विल रिकॉर्ड द एसेट एट पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश। अब पुराने नए दोनों की गिवन है तो भी आइडियल सिनेरियो यही है कि पुराने की गिवन है तो जबरदस्त, पुराने की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। सिर्फ पुराने की गिवन है, बहुत ही जबरदस्त। पुराने नए दोनों की गिवन है, फिर भी पुराने की चाहिए। अगला सिनेरियो सिर्फ नए की गिवन है, फिर मजबूरी में नए की फेयर वैल्यू को नए की कॉस्ट ले लें। और आखिरी सिनेरियो ये दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, फिर पुराने की बुक वैल्यू प्लस कैश अगर पैसे दे रहे हैं, और माइनस कैश अगर पैसे रिसीव कर रहे हैं। लिख लें, कैश पे कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, नाउ कम ऑन पेज नंबर 182। पेज नंबर 182, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। वो इंटेंजिबल्स जो गवर्नमेंट ग्रांट करे। A government transfers or allocates intangible assets such as airport landing rights, license to operate radio or television stations, import licenses, or quotas, or right to access other restricted resources. An intangible asset may be acquired free of charge. An intangible may be acquired free of charge or for nominal consideration. Free of charge का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने मुफ्त में इंटेंजिबल दे दिया। नॉमिनल कंसिडरेशन, कम पैसों में इंटेंजिबल दिया। IAS 20 accounting for government grants and disclosures allows the intangible asset and the grant to be recorded at fair value initially or at nominal amount. दो ऑप्शंस है, या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें या नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लें। नॉमिनल अमाउंट जो थोड़े बहुते पैसे दिए, नॉमिनल होता है थोड़े बहुते ना होने के बराबर, या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें या जो थोड़े बहुते पैसे दिए उस पर रिकॉर्ड कर लें। एट फेयर वैल्यू और नॉमिनल अमाउंट प्लस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। वो जो IAS 16 की तरह होता था, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के सारे खर्चे रख दो, हो जाओ। एग्जाम्पल पढ़ें जी। Government granted the entity an intangible. We paid nominal amount of 2000. ना होने के बराबर कितने पैसे दिए? 2000. However, fair value is 50,000. जो दिल चाहा पेपर में कीजिएगा, इन दोनों में से जो मर्जी एंट्री कर दें। पहली ऑप्शन रिकॉर्ड एट नॉमिनल अमाउंट, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 2000, फिर नॉमिनल अमाउंट से, या रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। ये जरा देख लें फिर कैसे होगा। इंटेंजिबल डेबिट, रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू, एंड कैश क्रेडिट। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब भाई बाकी को आपने मुनासिब नहीं है कि इमीडिएटली इनकम में डालें, इसको डेफर कर दें। डेफर्ड इनकम, इसको डेफर कर दें जी। डेफर्ड इनकम बोले, बैलेंसिंग 48,000। इस डेफर इनकम को हर साल के एंड पर देखें, इधर इस डेफर्ड इनकम को 31/12 ईयर 1 ऊपर देखें, इस डेफर्ड इनकम को हर साल आहिस्ता आहिस्ता इनकम में रिलीज करें। उसका तरीका क्या होगा?
बोले बोले, डेफर्ड इनकम, ये जो अनअर्न्ड इनकम होती थी, अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये किस तरह करें? ये इंटेंजिबल की जो लाइफ है उसके मुताबिक कर दें। अगर इंटेंजिबल को 10 साल में अमोर्टाइज कर रहे हैं तो इनकम को भी 10 साल में इनकम में डाल दें। आपने ये तो सुना होगा एसेट को अमोर्टाइज किया जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है इनकम को थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे 3 साल का किराया इकट्ठा आ जाए 9,000 रुपया, तो उसे डेफर कर देंगे और 3-3 हजार करके आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालेंगे। सिमिलरली इनकम फर्ज करें 48,000 है और 10 साल तक इंटेंजिबल हमारे पास रहना है, तो ये एंट्री किससे करेंगे? 4800 से। डेफर्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। पेज 182 पर बस यही डिस्कशन थी जी। भाई सफा ला दीजिएगा इनसे। नहीं, वो जो सेट देखे गया पूरा। एक मिनट इधर ही रहे। ये एंड पे दे दें। ये लो जी, ये उसका पूरा 3 सफ़े है ना। ओके, अच्छा भाई, व्हाट इज दिस डीई? एक ए क्या था कल? एक्वायर्ड का क्या मतलब था? यानी बाजार से जाके खरीदा, परचेज। दूसरा क्या था कल? इंटरनली जनरेटेड, खुद बनाया। इंटरनली जनरेटेड में 5 तो इंटेंजिबल नहीं थे, बाकी सारे इंटेंजिबल थे। तीसरा क्या था कल? एक्सचेंज, पुराना देके नया लिया। उसमें आइडियली पुराने की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करें प्लस कैश। अगर पुराने की अवेलेबल ना हो तो नए की फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर लें। दोनों की ना हो तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज ABC नहीं, आज हम डी पढ़ रहे हैं। डी का मतलब कल से कॉन्टिन्यूड है। इंटेंजिबल ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, ये हमने पेज 182 पे देख लिया है। 5वां और आखिरी तरीका बता दें इंटेंजिबल के खरीदने का। एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या मतलब? आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया किसी का, अब उसमें आपने ब्रांड के भी पैसे दिए होंगे, उसके फॉर्मूले के भी पैसे दिए होंगे, उसकी कस्टमर लिस्ट के भी पैसे दिए होंगे, सारी चीजों के पैसे दिए होंगे। तो इसका मतलब है तैयार बिजनेस आपने खरीद लिया। ये हमने किस चैप्टर में करना है? कंसोलिडेशन के चैप्टर में, जब हम कंसोलिडेशन शुरू करेंगे। इसलिए इसको मैं आपको न्यूमेरिकली आज नहीं करा रहा, लेकिन थ्योरी की हद तक पढ़ लें, समझ आ जाए वेल एंड गुड, ना समझ आए कोई मसला नहीं। इट्स कॉस्ट इज इट्स फेयर वैल्यू। इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी फेयर वैल्यू। तो एट एक्विजिशन डेट, अब एक्विजिशन डेट क्या होती है? जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा। इस पे 10-15 दिन लगेंगे हमारे टॉपिक पे, उनमें ये बातें आएंगी। इफ नॉट मेजरेबल, अगर फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ गुडविल। हम गुडविल कैलकुलेट किया करेंगे एक टी काउंट बना के, उस गुडविल के अंदर जो है वो ये फिर शामिल हो जाया करेगी ऑटोमेटिकली। तो ये बात तो ऑब्वियसली नहीं समझ आएगी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ गुडविल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अभी हमने नहीं पढ़ा। तो कंसोलिडेशन लिख लें इधर, कंसोलिडेशन का चैप्टर जब आएगा तो ये बात डिस्कस होगी। बहरहाल छोटी सी बात जरूर याद रखें कि अगर हमने किसी बिजनेस को पूरे को खरीद लिया है तो उसके इंटेंजिबल्स हमने किस पे रिकॉर्ड करने हैं? कैश पेड पे या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे, कैश पेड पे नहीं, क्योंकि पूरे बिजनेस के कैश में और बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कंसोलिडेशन में हम डिस्कस करेंगे।
अब बता दें कितने तरीके हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने के, जल्दी। 5, या तो खरीद लें, या खुद बना लें, या एक्सचेंज के जरिए आ जाए, या इंटेंजिबल गवर्नमेंट ग्रांट कर दे, या एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब हैंड रिटन पेज नंबर 2 पे ही रहें और सफ़े के दरमियान वाली चीज़ छोड़ दें, वो इंपॉर्टेंट है, ज़रा बच्चों को आ लेने दें। सफ़े के एंड वाली चीज़ पढ़ लें। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या मतलब? हाँ, इंटेंजिबल खरीद लिया, बाद में उस पर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर किया। भाई आम हालात में, याद रखिए, नीचे होकर गुजरा करो, आम हालात में नीचे होकर गुजरा करो, आम हालात में सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। असल में ना इंटेंजिबल्स में सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर कुछ है ही नहीं। इंटेंजिबल को आप क्या कहते हैं, इसका जैसे फिक्स्ड एसेट है ना, प्लेन, एरोप्लेन, उसका पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं आप। इंटेंजिबल का क्या पार्ट रिप्लेस करना है? कुछ भी नहीं। तो इंटेंजिबल में पार्ट की रिप्लेसमेंट भी नहीं। इंटेंजिबल के अंदर अगर ऐसी चीज ऐड कर दें जिससे उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए और उसके कॉस्ट भी रिलायबली मेजर हो सके, तो फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की रोशनी के अंदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कितने पड़े थे? मेजरमेंट मॉडल्स कितने हैं? 2। कॉस्ट या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कितने थे? 2। नंबर 1, कॉस्ट कैन बी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। अगर आप साबित कर दें कि इनहैंसमेंट की है इंटेंजिबल में, जैसे होता था ना बस में 50 कुर्सियां लगी हुई हैं, 20 कुर्सियां और लगा दी, अब ऑब्वियसली किराया बस का ज्यादा आने लग जाएगा। मिसाल के तौर पे घर बना हुआ है, उसमें एक कमरा और बना दिया, अब वो भी किराए पे दे दिया, अब घर का किराया ज्यादा आने लग जाएगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट में ऐसा खर्चा करना जिससे वो इनहैंस हो जाए। इसको आपने पढ़ा हुआ है इंट्रो F1 में, कैपिटलाइज किया जाता है। तो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर इंटेंजिबल को इनहैंस कर दे तो कैपिटलाइज किया जाएगा, और अगर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल को इनहैंस ना करे तो उसको कहां फेंका जाएगा? एक्सपेंस में। कैपिटलाइज्ड, पढ़े 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 पढ़े, ये बातें जरा गौर से पढ़ा करें। ICAP की किताब के अंदर जो है वो लंबे लंबे पैरे दिए होते हैं, उसके बाद शॉर्ट करके ये बात लिखी जाती है, तो इसको आप फर्दर शॉर्ट करेंगे तो मसला हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड ओनली इफ इट एनहेंसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। कैपिटलाइज सिर्फ कब किया जाता है? जब ये एसेट की वैल्यू को बढ़ाए। नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज likely incurred to maintain, normally subsequent expenditure is likely incurred to maintain future benefits, likely incurred to maintain future benefits। आमतौर पे सिर्फ किस लिए इनकर किया जाता है? कि फ्यूचर में फायदा आए। मेंटेन फ्यूचर बेनिफिट या इंक्रीज फ्यूचर बेनिफिट? मेंटेन। आमतौर पे इंटेंजिबल पे खर्चा इसलिए किया जाता है कि फ्यूचर बेनिफिट मेंटेन रहे। अगर पेपर में लिखा हो फ्यूचर बेनिफिट मेंटेन रह रहा है तो फिर आप उसको एक्सपेंस में डालेंगे। अगर लिखा हो कि फ्यूचर बेनिफिट इनहैंस हो रहा है तो कैपिटलाइज। मेंटेन को अंडरलाइन। नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी होना चाहिए था, वैसे लाइकली टू बी होना चाहिए था आगे लफ्ज। इज लाइकली टू बी इनकर्ड टू मेंटेन, बोले, फ्यूचर बेनिफिट्स रादर देन ऑल्सो। नॉर्मली देयर आर नो रिप्लेसमेंट्स इन इंटेंजिबल में, पार्ट भी रिप्लेस नहीं होते। सो इन दीज केसेस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस्ड इन प्रॉफिट और लॉस। ओके, अच्छा भाई, अब ये डिस्कशन जो होने लगी है इम्पेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन की, ये आपने इस सफे से नहीं देखनी साथ साथ, बिकॉज फिर बात समझ नहीं आती। इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज भी किया जाता है और इंटेंजिबल्स को इंपेयर भी किया जाता है। इंटेंजिबल्स दो किस्म के हैं। एक ये एक सेट है, एक दूसरा सेट है। इसको पिछली बातों से मिक्स नहीं करना। खरीदे हुए कितने किस्म के होते हैं, ये अमोर्टाइजेशन के लिए डिफरेंस हो रहा है। एक होते हैं परचेज्ड गुडविल, ये एक इंटेंजिबल है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस। डेवलपमेंट चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई। जिसको इधर देखें, डेवलपमेंट चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई। जिसको मैंने एक क्लास में आपसे बात की थी कि ईंटें, बजरी, सीमेंट लगना शुरू हो गई हैं लेकिन अभी मकान मुकम्मल नहीं हुआ, ये वो वाली बात है।
आपने देखा था पहले मकान के लिए प्लॉट ढूंढते रहे थे, रिसर्च, फिर इंटें लाते रहे, चोरी होती नहीं, फिर बनाते रहे, अभी बन रहा है, बस मुकम्मल नहीं हुआ। इसको डिप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है। अच्छा जी, नंबर 3, इंटेंजिबल। देखा, हैविंग इंडेफिनिट लाइफ, इसलिए बोले नीचे देख रहे हैं, मैंने मना किया फिर नीचे देख रहा है। हैविंग, मुझे बता रहे हो, हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, इंटेंजिबल, हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। तो 3 किस्म के इंटेंजिबल्स इधर आ गए, बाकी दुनिया जहान के इंटेंजिबल्स इधर, अदर्स। ओके, अब ये जो 3 किस्म के इंटेंजिबल्स हैं, इनको नंबर ए, डू नॉट अमोर्टाइज, इनको अमोर्टाइज नहीं किया करना हमने। जैसे उसमें होता था IAS 16 के अंदर, टीचर कहते थे डेप्रिसिएशन, लैंड डू नॉट डेप्रिशिएट, अदर्स डेप्रिशिएट, बिल्कुल उसी तरह IAS 38 के अंदर इंटेंजिबल, हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। इनडेफिनेट के बारे में स्टैंडर्ड में एक लाइन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड कहता है कि लोग इनडेफिनेट से समझते हैं इनफाइनाइट, कहते हैं मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब है इसकी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, कहते हैं ऐसी बात नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब है पता नहीं चल रही लाइफ, 40 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 200 साल है, 250 साल है, ये नहीं कि क़यामत तक ये इंटेंजिबल चलता रहेगा। इनडेफिनेट का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनडेफिनेट का मतलब है पता नहीं चल रही लाइफ कितने साल है। अच्छा जी, इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, इसको कैसे अमोर्टाइज करें, लाइफ ही नहीं पता। गुडविल खरीद ली, बिजनेस की गुडविल कितना अरसा बिजनेस को साथ देगी, पता नहीं कितने साल साथ देगी। डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस, भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को तो IAS 16 में भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। IAS 16 में भी अगर बिल्डिंग बन रही है और नामुकम्मल है तो साल के एंड पे हम डेप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, तो इसलिए अमोर्टाइज नहीं करना। हाँ, एक मसला हो सकता है कंपेटिटर आ जाए तो कोई मसला हो जाए जिनकी वजह से इनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हो जाए, तो आप इनको किससे गुजारेंगे? कल वाला जो हमने टेस्ट किया था, कौन सा? इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म्ड एनुअली। हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, एक साल भी आपने इसको नहीं छोड़ना। ओके, नेक्स्ट अदर्स। अदर्स को भाई आपने करना है अमोर्टाइज। क्या करना है? अमोर्टाइज, इनको अमोर्टाइज करना है। बाकी जो भी है उनकी लाइफ भी पता होगी, कुछ भी होगा। अदर्स अमोर्टाइज, और ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर, ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर। हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे बिजनेस के एसेट्स इंपेयर नहीं होते। हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट से, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना रहने दें, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना इज अ बिग टास्क। कल आपको याद है इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हुए एक फिगर थी एनुअल इनफ्लो, वो सबसे मुश्किल फिगर होती है निकालनी, कि अगले 2 साल तक सवारियां बस का कितना किराया देंगी, भाई इल्हाम होने हमें। एनुअल आउटफ्लो, अगले 2 साल पता नहीं नया पाकिस्तान रहना है या पुराना वापस आ जाना है। अब एनुअल आउटफ्लो, पता नहीं पेट्रोल कितने का होगा आउटफ्लो, तो उसके बारे में भी मसला है। तो इसलिए वो इम्पेयरमेंट टेस्ट में जो सबसे मुश्किल फिगर्स थी, कल अगर आपका सवाल आंखों के सामने हो तो उसमें जो सबसे मुश्किल फिगर्स थी निकालनी, वो प्रैक्टिकली 31/12/15 की रात को हम खड़े थे, आपको याद होगा, तो 16 और 17 में कितना इनफ्लो आएगा सवारियों से किराया, डेट इज वेरी डिफिकल्ट, डेट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट्स इसलिए मेरे भाई इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं इन तीन इंटेंजिबल्स पे हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करो, और इन इंटेंजिबल्स के ऊपर आपने क्या करना है, आपने अदर्स की मैं कोई मिसाल नहीं आपको दे रहा, बस हम देखा करेंगे इन तीनों में से कोई इंटेंजिबल ना हो तो उसको कहां फेंक दिया करेंगे, अदर्स में। मिसाल के तौर पे पेपर में सवाल आएगा, एक सॉफ्टवेयर खरीदा 5 साल के लिए,
जी। क्या ये गुडविल है? क्या ये काम हमने शुरू किया या बना बनाया खरीद लिया? बना बनाया खरीद लिया। क्या इसकी लाइफ इंडेफिनिट है? बस फिर इसको क्या किया करेंगे? अमोर्टाइज किया करेंगे और इसको टेस्ट किया करेंगे किसके लिए? इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए। ओनली टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट इफ एक्सटर्नल, वरना कोई जरूरत नहीं, वरना कोई जरूरत नहीं। राइस वाले हर साल बिल्डिंग का इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं करते, हर साल जनरेटर का इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं करते, अनलेस के आप सामने कोई कॉलेज खोल ले राइस के और आप कहें भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, और उधर बच्चों में बच्चे आ रहे हो, तो फिर राइस वाले सोचते हैं हाँ यार इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं। इंपेयरमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हर साल नहीं करती। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है जो कल हमने की थी। कैलकुलेशन तो आसान थी, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया मुश्किल है, क्योंकि फ्यूचर बजट चाहिए होते हैं। कल 2 साल का बजट चाहिए था, 16 और 17 को, क्योंकि 31, 12, 15 को नई बस आ गई थी। ओके, अमोर्टाइजेशन में थोड़ी सी एक है तफसील सी, उसको तरतीब से लेके चलते हैं अगले सफ़े पे, वो ना पढ़ें आप। अमोर्टाइजेशन में एक थोड़ी तफसील सी है, उसको अगले सफ़े से लेके चलते हैं। चलें जी, अगला सफ़ा निकालें, हैंड रिटन पेज 3। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं जी आपको। डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस, इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 1 की हेडिंग दे दें, डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस। ये पिछले सफ़े पे जो डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है, इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं। डेवलपमेंट, इसको सिर्फ क्या करना है? डू नॉट अमोर्टाइज, रादर ओनली इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। मस्ट ऑन 1 जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जाए एंड पे बढ़ने हैं आराम से, आप बैठे जरा एक काम भी बताने। अच्छा जी, ऑन 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं सोच रहा हूँ टाइमलाइन नहीं बनाते, ऐसे लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2001 स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मैं अपने माइंड में डेटा बना रहा हूं, पेपर नहीं है। ओहो, कैसा अजीब सवाल है। रिसर्च डेवलपमेंट दोनों इकट्ठी शुरू कर दी। मैंने तो आपको बताया था पहले हम रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च खत्म होती है, फिर क्या शुरू होती है? अजीब सा सवाल है। रिसर्च डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू कर दी। चलें, कोई मसला नहीं, खैर है। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट आर एज फॉलोज। 2001 में 120 का खर्चा आया और 2002 में रुपीज लिख लें साथ। 2001 में 120 रुपए का खर्चा आया और 2002 में 100 रुपए का खर्चा आया। ऑन, जिन्होंने टाइम बचाया उन्होंने ऊपर रुपीज लिखा है, जिन्होंने टाइम नहीं बचाया उन्होंने दोनों के साथ एक दफा रुपीज लिखा है। ऑन 1 सितंबर 2001, अब देख रहे हैं आप साथ वाला कौन है। ऑन 1 सितंबर 2001 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट। 1 सितंबर 2001 को व्हाट हैपेंड? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल मेट। ब्लैक मार्कर ले, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल मेट। रिकवरेबल अमाउंट, ओ रिकवरेबल अमाउंट, यानी अब वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं दी। इसकी बजाय पिछली दफा भी जब रिजल्ट करीब आ रहा था तो इंटेंजिबल्स कराया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे घरों में जाते जा रहे थे। 15 नंबर का सवाल आ गया। ओके, ऑन 1 सितंबर 2001 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया। नेक्स्ट, रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31/12/1 एंड 31/12/2 इज 110। चलें, इसको छोड़ें भी। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 2001 एज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31/12/2। हम 31/12/2 पे खड़े हैं, प्रोजेक्ट येट नॉट कंप्लीट। ओके, ये तरीका हुआ करेगा पेपर में डेटे को आसान करने का।
अब आपने मुझे ये देख के बताना है कितने अरसे को एक्सपेंस में डालें, कितने अरसे को कैपिटलाइज करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो गई, नहीं पहले आपने बॉर्डर्स से चला करना है, बॉर्डर से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो गई, क्या इंटेंजिबल बन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया या अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही चल रही है? इसका मतलब है अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन 1 सितंबर 2001 को एक कट लगा। उस दिन हमें पता चला कि आज के बाद इंटेंजिबल की कॉस्ट में चीजों को ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल मेट। आज के बाद इंटेंजिबल की कॉस्ट में चीजों को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है इससे पहले बैठ जाए, इसका मतलब है इससे पहले जो खर्चा हो रहा था उसे क्या करना बनता है? इतने अरसे के खर्चे को एक्सपेंस आउट और इतने अरसे के खर्चे को कैपिटलाइज, क्योंकि बिफोर दैट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज एंड आफ्टर। अब रजिस्टर खोलना पड़ेगा ना, यहां आप कितना लिखेंगे? बिफोर दैट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज नॉट मेट। अब बोले जी इतने अरसे को क्या करें? एक्सपेंस। और इतने अरसे को क्या कर दें? क्या? कैपिटलाइज। भाई वो जो सारी चीजें मैंने की थी वो अरेंज करके मुझे दिखाओ 8:55 पे। मुझे कैसे पता चला कि अभी तक साइंसदान बैठे हुए हैं 2002 के एंड पे भी? प्रोजेक्ट इज, और एक और चीज भी लिखी हुई है, रहने, एक और चीज भी लिखी हुई है, वो जरा नोट करें। ऊपर खर्चा भी दोनों सालों का दिया हुआ है, 2001 का भी खर्चा दिया हुआ है, 2002 का भी खर्चा दिया हुआ है। ओके, 2001 में कितना खर्चा हुआ? 120। 2001 की इंटरेस्ट बता दें, 2001 की इंटरेस्ट बता दें। एक्सपेंस डेबिट कितना अरसा? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आगे 4 महीने। और इंटेंजिबल आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। लिख लें कोई हर्ज नहीं जी। एक्सपेंस में कितना डालना है जी? बोले पकड़े ना, फिगर टोटल पकड़ाएं। डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय, ये कैसे पता चला कि 12 मंथ्स है? यकम जनवरी 1 को शुरू हो रहा है खर्चा और 31/12/2 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, तो इसका मतलब है ईंट बजरी सीमेंट नहीं आता रहा, साइंसदान आते रहे। 2 साल मुसलसल साइंसदान आते रहे जी। इंटू 4,
क्लियर? और कैश क्रेडिट कितना? 120। ये 2001 के अंदर हमारी जनरल एंट्रीज हैं। Assuming there is no threat of any competitor, there is no need of any impairment, assuming बस ये सिंपल सी एंट्रीज हैं। ये 2001 के अंदर हमारी एंट्रीज हैं। मुझे सोच के बताना है आपने। मुझे 2001 के एंड पे खड़े होके पता होगा कि आगे आ जाओ। अच्छा, मुझे 2001 के एंड पे खड़े होके पता होगा, तीसरी रो में, पहली रो में आ जाओ। हमें 2001 के एंड पे खड़े होके पता होगा कि 2002 में कितना खर्चा होना है? नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे क्या इल्हाम होगा 2001 के एंड पे खड़े होके 2002 में खर्चा कितना होना है? इसलिए 2002 के खर्चे पे 100 रुपए को छोड़े। हाँ, 31/12/2001 को किसी बताने वाले ने आके बताया कि तुम्हें पता है कि इन एसेट्स का इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल परफॉर्म करना होता है। ओह हाँ, हमने कहा इनका तो इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल परफॉर्म करना होता है। चलें जी, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना अब हमारी जिम्मेदारी है। आपको पता है इंपेयरमेंट टेस्ट में मैंने क्या कहा था? बुक वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? रिकवरेबल अमाउंट से। अब हमने 2001 के लिए क्या परफॉर्म करने? इंपेयरमेंट टेस्ट वर्किंग 1। 2001 के लिए इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है जी। कल वाला फॉर्मेट लिखवा दें मुझे। बोले बुक वैल्यू लेस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। वी आर वेरी लकी दैट recoverable amount is given. There is no need of calculating value in use or fair value less cost to sell. Can you tell me what is the amount in which it is already carried in books? उर्दू में वो कौन सी अमाउंट है जिसपे किताबों में ये ऑलरेडी कैरिड है? 40. Good. What is book value as per the books of accounts? 40. Okay. What is recoverable amount? What is recoverable amount? 90. 40 वाली चीज 90 दे के जा सकती है। इंपेयर करें, सोचे 40 वाली चीज कल मैंने क्या कहा था? क्या करना है आपने? ऐसे करने और नहीं ऐसे कर देने और यहां पे क्या लिख देने? नो इम्पेयरमेंट। चलिए, कोई इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री हमें नहीं करनी पड़ी, बिकॉज इंपेयरमेंट टेस्ट से क्या पता चला? हमारा एसेट इंपेयर नहीं हुआ। 40 वाली चीज अगर 90 देके चली जाए तो हम तो खुशियां मनाएंगे, हम तो मंगल की तरह मिठाइयां बांटेंगे, देगे पकेंगी मोहल्ले के अंदर। ओहो, आपके घर से खुशबुएं जा रही होंगी मोहल्ले के अंदर। क्या हुआ? बच्चे के 3 पेपर पास हो गए, 4 दिए हुए हैं। ओह तरीके हैं। वो जो देख सीए होने पे पकनी है उसमें ऊंट का गोश्त डालिएगा, वो फिर जरा होनी चाहिए, देगा पूरा। सलमान अलैहिस्सलाम के तख्त पे जो देग पकती थी उसमें ऊंट का गोश्त होता था, बहुत बड़ी देग होती थी वो। ओके, चलें जी। वापस आ जाओ। हजारों लोग बैठे होते थे तख्त पे। 2002 जी, खर्चा कितना हुआ है? 100 का। ये खर्चा कब हुआ है? ये कम सितंबर के तो बाद ही है। सारा खर्चा बल्कि 2002 का है। इस सारे खर्चे को क्या करें? बोले ये इस बॉर्डर में है, नीचे वाले बॉर्डर में है। अगर नीचे वाले बॉर्डर में है तो व्हाट इट नीड्स टू बी कैपिटलाइज। आपको याद है पहली क्लास वाली एंट्रीज? एक्सपेंस पहली क्लास वाली, परसों वाली, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट कैश क्रेडिट। फिर आखिरी साल जो एंट्री की थी वो डायरेक्ट ही कर दी थी इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। जी बोले, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट।
100। ये 120 और 100 में मेजर क्या होता है? साइंसदानों की तनख्वाहें। मैंने आपको बताया था, जाके बेशक लिख लिया करें, या कल आपको बताया था मटेरियल्स भी कुछ खरीदते हैं साइंसदान, मटेरियल सर्विसेज के पैसे। लेकिन 120 और 100 क्या होता है? R&D का खर्चा क्या होता है? साइंसदानों की तनख्वाहें। ओके, न्यूटन वगैरह, आइंस्टाइन को हमने हायर किया होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए जी। 2002 के अंदर बता दें साइंसदानों को कितनी तनख्वाह दी? 2001 के अंदर 120। इसमें कुछ एक्सपेंस में डाल दी, कुछ कैपिटलाइज कर दी। 2002 में जितनी कॉस्ट की सारी कैपिटलाइज कर दी। अब बताएं अगले साल दोबारा इनको किससे गुजारें? इम्पेयरमेंट टेस्ट से। वेयर इज दैट पर्सन मैन? नाउ द बीवी हैज इंक्रीज्ड। ओके, इट्स 140। Now the book value of assets is increased. What is the amount at which it is to be carried in balance sheet if there is no concept of depreciation or impairment? 140. So आप तो दोबारा करेंगे वर्किंग। That is working number 2, 2002। चले जी, बताएं व्हाट इज बुक वैल्यू? ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन इज इक्वल टू कैरेट डाउन। ऐसे सुना हुआ है इंट्रो में, फिक्स्ड एसेट में ऐसे ही सुना हुआ है, ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन इज इक्वल टू कैरेट डाउन। आप मिसाल के अंदर डीप डाउन जाके नहीं सोच रहे होते, आपको पुरानी मिसालें भूल चुकी होती हैं। ये कहानी क्या चल रही है सुन ले। 80 मिलियन की ईंटें मंगवाई, चोरी हो गई। 40 की मंगवाई, लग गई दुकान में। 100 की मंगवाई, लग गई दुकान पे। अभी फर्स्ट फ्लोर की छत भी नहीं पड़ी थी कि साल खत्म हो गया। हम यहां खड़े हैं इस वक्त। अब आई होप आपको बात जरा याद आई होगी, ठीक है। 80 की ईंटें मंगवाई, चोरी हो गई। 40 की ईंटें मंगवाई, लग गई। 100 की ईंटें मंगवाई, लग गई। अभी लेंटर की छत भी नहीं डली थी, अभी छत भी नहीं डली थी फर्स्ट फ्लोर की, के साल खत्म हो गया। चलो अब ठीक है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट इज द ब्रॉट डाउन कॉस्ट? 40। व्हाट इज द एडिशन? अंडर फिक्स्ड एसेट अकाउंट जिस तरह बनता था, ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन इज इक्वल टू कैरी डाउन। जी, साल के आखिर में बता दें कितने पे है? इट इज द बुक वैल्यू ऑफ आवर बिल्डिंग टिल डेट। लेकिन अब ये रिकवर कैसे कर सकती है? पैसे रिकवर करके कितने दे सकती है? 110। ओ मैन, व्हाट हैपेंड विद यू? ही सेड, ओ दीज आर आई ड्रॉप्स। ओ अच्छा जी, आप बोले 140 वाली चीज को किस पे लेके जाना है? 110 पे। इंपेयरमेंट टेस्ट ने खतरनाक नताइज दिए। ब्लड टेस्ट कराते हैं ना लोग, वो यार मसला हो गया प्लेटलेट्स, तो परेशान होते हैं लोग। तो नहीं, प्लीज दुआ किया करें सबके लिए दुआ किया करें। अच्छा जी, 30 का क्या आ गया बोले? इंपेयरमेंट लॉस। एंट्री बताएं। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। इंटेंजिबल क्रेडिट करने कर लें, बुक वैल्यू पे बनाना है। बुक वैल्यू पे नहीं बनाना तो अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना? 30। इस एक्सरसाइज से फायदा क्या होगा? एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पे आ जाएगा या रिकवरेबल अमाउंट पे? रिकवरेबल अमाउंट पे। रिवैल्यूड अमाउंट पे आ जाएगा एसेट या रिकवरेबल अमाउंट पे? कल याद है जब हमने सारा काम कर लिया था तो एसेट 116 पे आ गया था बैलेंस शीट में। कितनों को याद है? जरा हाथ खड़ा करें। तो कल याद है जब सारा काम कर लिया था तो एसेट बैलेंस शीट में 116 पे आ गया था। जो मिसालें क्लास में कराई जाती है किया करें, बार बार मोबाइल यूज ना करें। ओके
बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट लॉस बनाए। ओके, जी 2002, 2001। What will go in expenses? 80, 30. It will go in profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं। एक्सपेंस R&D एक्सपेंस, इम्पेयरमेंट लॉस। जी देखते रहे, एक मिनट फोकस करें। जी कितना बैलेंस आएगा पहले साल? 40। जी अगले साल नहीं, ये 100 धोखा है, प्लीज 100 धोखा है। आपको पता है बैलेंस शीट में एज ऑन की चीजें जाती हैं, फॉर द ईयर नहीं जाती। तो 100 प्लस 40 साइन। और प्लीज वो मिसाल जहन में रखें, क्या 80 की ईंटें चोरी हो गई, 40 की पिछले साल लग गई थी, 100 की इस साल और लगी, टोटल इस वक्त कितनी ईंटें लग के काम हो चुका है? 140 की। तो एज ऑन 31/12/2 व्हाट इज द बैलेंस? 140। अच्छा फिर हमने क्या किया, ये जो बिल्डिंग नामुकम्मल थी ना, इसको 2 टेस्टों से गुजारा। ये जो बिल्डिंग नामुकम्मल थी इसको 2 टेस्टों से गुजारा। अगर इस बिल्डिंग को मुकम्मल करके इसमें सामान रख के बेचें तो क्या फायदा आएगा, या इस बिल्डिंग को एज इट इज बेचें तो क्या फायदा आएगा? दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट करके पता चला कि मैक्सिमम इस बिल्डिंग से आप 110 ले सकते हैं। अब आपने क्या किया? अब आप कोने में जाके खड़े हुए और मुंह इधर करके रोने लग गए। आपने कहा 140 का मैंने खर्चा किया है, उसमें से रिकवर सिर्फ कितना हो सकता है? 110 रिकवरेबल अमाउंट। तो 30 का आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये जो 30 का आपका नुकसान हुआ है, इसकी एंट्री की डेबिट साइड, इसकी एंट्री की डेबिट साइड आपने पोस्ट कर दी हुई है, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में जानी है। हाउ मच अकम्युलेटेड? 30। जी कितना हो गया? 110। So after passing the journal entry of impairment loss, your asset is appearing at recoverable amount, at recoverable amount. अच्छा अब आपने मुझे 1-2 मिनट देना है, सवाल के डेटे को पकड़ना सीखना है, सवाल के डेटे को पकड़ना सीखना है। प्रैक्टिकली क्या होता होगा? देखें प्रैक्टिकली ये होता होगा कि पूरा साल हम सामान मंगवाते रहते होंगे। प्रैक्टिकली होता होगा साइंसदानों से काम करवाते रहते होंगे। तो भाई पेपर में इधर देखो, तो भाई पेपर में जो रिकवरेबल अमाउंट दी हो या
वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू दी हो, उसको आपने पेपर में इग्नोर करना है फॉर द टाइम बीइंग। वो कुछ नहीं करना, वो ईयर एंड पे एक एक्सरसाइज है जिसको परफॉर्म करके हमने चेक करना है हमारे एसेट में कोई मसला ना तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है, एक बार याद रखिएगा, ये तीनों फिगर्स कभी ये दोनों गिवन होती हैं, हायर उठा लेंगे, कभी ये गिवन होती है। ये तीनों फिगर साल के एंड की गिवन होंगी या मिड ऑफ ईयर पे गिवन होंगी, एंड मिड ऑफ ईयर पे भी हो सकती हैं। ये तीनों फिगर साल के एंड पे गिवन होंगी या पे गिवन होंगी, किसी भी वक्त गिवन होंगी। हमारा काम पेपर में क्या होगा, इन तीनों फिगर्स को टच नहीं करना। ये तीनों फिगर्स साल के एंड पर एक टेस्ट से गुजारेंगी बस। और अगर उस टेस्ट के नतायज कोई ऐसे खतरनाक ना आए तो इन तीनों फिगर्स को हम इग्नोर कर देंगे। तीनों का मतलब है दो में से जो हायर निकलेंगी उसे इग्नोर कर देंगे और हम लिख देंगे नो इंपेयरमेंट। तो ये जो जितना डेटा रिकवरेबल अमाउंट का है, इसके साथ आपने लिखा इग्नोर फॉर द टाइम बिंग। थोड़ी देर के लिए सवाल में इग्नोर किया करेंगे, थोड़ी देर के लिए रिकवरेबल अमाउंट का डेटा सवाल में इग्नोर किया करेंगे। वाई? हमें क्या कंसर्न के साल के एंड पे एसेट के साथ क्या होगा। फिलहाल तनख्वाहें तो दो साइंसदानों को। अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकली पूरा साल साइंसदानों को तनख्वाहें फेंकते रहेंगे। इस नोट फेंक रहे होते, तनख्वाहें फेंकते रहेंगे। इस दिन ओनर ने आके कह दिया आज के बाद एसेट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, इस खर्चे को आप एक्सपेंस में डाल देंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। 31 दिसंबर की शाम को जाकर आप 5 बजे घर सो जाएंगे और 11 बजे का अलार्म लगा लेंगे। 11 बजे आप बैठकर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे एसेट को। घंटा कैलकुलेशन के लिए कम से कम चाहिए होगा। 11 बजे आप बैठ के एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे कि भाई व्हाट इज द वैल्यू इन यूज, व्हाट इज द फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। दोनों फिगर्स कैलकुलेट करके उनमें से हायर वैल्यू इन यूज पकड़े, हायर को पकड़ेंगे और रिकवरेबल अमाउंट बनाएंगे और रिकवरेबल अमाउंट बनाकर उसे किससे कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू से। बैठ जाए। जब आप रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे आपको पता चल जाएगा आपके 1 घंटे जागने का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। 1 घंटा जागने के बाद आप कहेंगे ओहो शुक्र है हमारा एसेट इंपेयर नहीं हुआ। पहले साल की बात कर रहा हूं, हमारा एसेट इंपेयर नहीं हुआ। बस उन सारी वर्किंग्स को फाड़ के फेंक देंगे। ये जो सवाल के अंदर एक 90 आ रहा है किसी काम का नहीं है। ये 90 से कुछ नहीं किया हमने, एक टेस्ट परफॉर्म किया था। बस टेस्ट परफॉर्म किया, 90 डाला, यहां 40 कम था, चलो कोई मसला नहीं, फोर्सिंग गेन रिकॉर्ड नहीं करना। 90 तुम्हारा कोई काम नहीं सवाल में, जाओ। अगले साल फिर सुबह साइंसदान आए और काम करने लग गए, धड़ाधड़ तनख्वाहें देते रहे। फिर पूरा साल तनख्वाहें देके कैपिटलाइज इसलिए करते रहे कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया था। फिर दूसरे साल के एंड पे हम सो गए 5 बजे, 11 बजे का अलार्म लगा के, यार उठ के इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर लेना याद से। जैसे डेटर के ऊपर प्रोविजन का रेट लगता था, तो उठ के जरा इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर लेना याद से, कहीं इंपेयर ही ना हो गया हो। तो रिकवरेबल अमाउंट का डेटा फॉर द टाइमिंग इग्नोर करना है। और कौन सा डेटा सवाल में ढूंढा करना है, जो डेटा सवाल में ढूंढा करना है जो कि साइंसदानों को एक्चुअली आप तनख्वाहें दे रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज पहले किया करनी है। अब ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको पता है हमारा एसेट 140 के 5 में अलार्म लगा के सो गए 140 पढ़ते हुए कि मैंने बैलेंस शीट में 140 पे शो करना है। हाँ, अब 11 बजे का अलार्म लगा के उठ जाएं और 11 बजे आप उठ के देखें कि भाई मेरा एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया। अब आपने ये दोनों कैलकुलेशंस की, ये दोनों कैलकुलेशंस करके हायर आया 110। अब आपको नींद नहीं आ रही, अब आप फजर तक जागे हुए हैं, अब आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ा, सारी रात तहज्जुद में गुजार दी। एक से नुकसान कई दफा फायदा दे जाता है, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से बढ़ जाता है। अच्छा, 140 वाली चीज गिर के कितने पे चली गई, 110 पे चली गई, और आपका नुकसान कितना हो गया, 30 का। अब आप 12 बजे क्या 11:55 पे ये एंट्री करें और लेटने की कोशिश करें, बट नींद नहीं आएगी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अकमुलेटेड इंपेयरमेंट। अब ये जो सवाल के अंदर 90 के नीचे दिया हुआ 110 है, इट इज रेलेवेंट, इट इज नॉट इररेलेवेंट। तो कौन सा डेटा फॉर द टाइम बीइंग सवाल में इग्नोर किया करना है, रिकवरेबल अमाउंट का। और साल के एंड पे सिर्फ टेस्ट परफॉर्म कर दिया करना है। हो सकता है ये फिगर रेलेवेंट हो सकता है नॉट रेलेवेंट हो। ओके, मिटाएं इसको, राइट साइड मिटा दें सारी।
ओके भाई इंटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होती है ओवर शॉर्टर ऑफ, आपने नहीं देखना अभी, आपने सफे की तरफ नहीं देखना, ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ होती है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन। यूजफुल लाइफ होती है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन। यू बॉट अ फिशिंग लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट से फिशिंग लाइसेंस खरीदा, आप चले गए मछेरों से मिलने, आपने मछेरों से पूछा कि भाई मैंने टूना फिश का फिशिंग लाइसेंस खरीद लिया है, तो मुझे बताओ ये इंशाल्लाह टूना कितने अरसे तक इधर समंदर में रहेगी। उन्होंने कहा सच्ची बात बताएं, ये 3 साल तक ये समंदर में है, और ये टूना के बड़े से हमारी बात हुई है, तो उसने कहा कि मेरी नस्ल ख़त्म होती जा रही है, और ये पाकिस्तानी लोग लेस के लिफाफे जब समंदर के अंदर डाल रहे हैं तो वो लोग खा खा के हमारे जो है नमक की आदत पड़ गई है, अंदर नमक होता है लिफाफे के, वो खा लेते हैं हमारी जो है मछलियाँ, तो वो बस मरती जा रही हैं। तो टोना 3 साल तक जो है वो मौजूद है, इसके बाद नहीं है। लेकिन आपने लीगल लाइसेंस 4 साल के लिए खरीदा था, आपने लीगल लाइसेंस 4 साल के लिए खरीदा था, लेकिन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन कितने साल है? 3 साल है। जी बोलें, अब आप किस पे अमोर्टाइज करेंगे? अकल कहती है 3 साल पे करें, क्यों? 4 साल फायदा देने, सोचें सोचें। लाइसेंस तो 4 साल के लिए खरीद लिया, गवर्नमेंट के पास अब गए, गवर्नमेंट ने कहा मुझे 3 साल के लिए 2 लाइसेंस, गवर्नमेंट ने कहा 4 साल से कम का लाइसेंस हम देते नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है, ये आपकी किस्मत है बस। अब लीगली आप उस लाइसेंस को 4 साल यूज करेंगे, लेकिन चौथे साल जाके आप वो क्या कहते हैं डाल के बैठे रहेंगे, कुंडा डाल के आप बैठे रहेंगे और बस डाला करेंगे, पानी निकल आया करेगा जाले में, फिर डाला करेंगे, पानी निकल आया करेगा, बस चौथे साल आपसे ये होगा, हैंड हो जाएगा। तो अब आप मुझे बता दें कि किसके ऊपर अमोर्टाइज करें, 4 पे करें, 3 पे करें, यानी शॉर्टर पे करें। शॉर्टर क्या है? 3 साल। दूसरी मिसाल दें, मिसाल के तौर पे हुकूमत ने लाइसेंस 4 साल के लिए दिया, लेकिन जब मछेरों से मुलाकात हुई तो मछेरों ने बताया भाई ये टूना फिश 5 साल तक आएगी, बिल फर्ज उन्होंने कहा 5 साल तक आएगी। अब देखें जी, लाइफ तो उसकी 5 साल है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, लेकिन हमारी लिमिट लगी हुई है लाइसेंस पे। चौथे साल के एंड पर गवर्नमेंट वाले इंश्योर करेंगे आके कि हम अपना बोरिया सामान बिस्तरा उठा के निकल गए हैं वहां से, ठीक है। जैसे ये सामान बिस्तरा इस्लामाबाद में इस वक्त लोग लेके सोए हुए हैं कंटेनरों, तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी आप जाके चौथे साल के एंड पे कि ये बिस्तरे वगैरह सारे उठा के समंदर को छोड़ के चले गए। 5वें साल के पहले दिन अगर हमने जाके कुंडा डाला तो गवर्नमेंट हमारे पे कुंडा डालेगी। तो आप बताएं लीगल लाइफ कितने साल है? 4 ईयर्स। लीगल लाइसेंस मुझे 4 साल का ही मिला है, लेकिन आई एम वेरी लकी कि उधर पता चला कि बेनिफिट 5 साल मिलना था, लेकिन अब मेरे किस काम का? अब फिर अगेन मैं मजबूर हो जाऊंगा किस पे अमोर्टाइज करने पे? शॉर्टर पे। इस बुनियाद पे अकाउंटेंट्स ने रूल निकाला, ना लीगल लाइफ पे अमोर्टाइज करो ना यूजफुल लाइफ पे, बल्कि शॉर्टर पे। चलें, एग्जाम्पल 2, लाइसेंस की कॉस्ट बताएं, बोलें जी। 200। लाइफ 10 years और यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ 10 years। हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 3। लाइसेंस की कॉस्ट 200, लीगल लाइफ 10 years और यूजफुल लाइफ, वेट करें पहले जरा इधर से। लाइसेंस गुडविल होता है, लाइसेंस कोई डेवलपमेंट हो रही है जो मुकम्मल नहीं हुई, लाइसेंस की लाइफ इंडेफिनिट है या गिवन है? तो इन तीनों में से नहीं है, फिर इसको लाइसेंस को कहां डालेंगे? अदर्स में। अदर्स में डालने की वजह से अमोर्टाइज भी करेंगे, और अगर कोई इंडिकेटर हुआ तो इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट भी करेंगे, लेकिन इंडिकेटर तो कोई है नहीं। तो सिंपल, अभी आपको तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना था शॉर्टर वाला,
जी कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन, तो 200 को डिवाइड कर दें किस पे, 10 पे। तो आगे लिख लें, इसी इधर ही लिख लें, 200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20। 20 इज द अमोर्टाइजेशन। लॉजिक सोचें, एसेट से फायदा कितने साल आ सकता है, 12 साल, लेकिन हमारे पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, हमारे पास लाइसेंस कितने साल का है, तो अकल भी यही कहती है कि कितने साल पे अमोर्टाइज करो, 10 साल पे। ओके, लीगल लाइफ में एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसे कहते हैं रिन्यूअल ऑप्शन। लाइसेंस रिन्यू करा लिया, लोग असलहे का लाइसेंस खरीदते हैं, फिर गवर्नमेंट से जाकर रिन्यू करा लेते हैं। लीगल लाइफ में एक ऑप्शन होती है रिन्यूअल की। रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ लीगल लाइफ। रिन्यूअल पीरियड भी पार्ट ऑफ लीगल लाइफ है। रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ लीगल लाइफ। रिन्यूअल लीगल लाइफ का पार्ट है। मिसाल के तौर पे 6 साल का, मिसाल के तौर पे 10 साल का लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने कहा 2 साल के लिए रिन्यू भी कर देंगे। अब आप पहले दिन से ही खुश हो के लाइसेंस कितने साल के लिए मिला है, 12। अगर एक शर्त है, रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ लीगल लाइफ इफ रिन्यूअल इज एट मिनिमल कॉस्ट। अगर रिन्यूअल गवर्नमेंट बहुत सस्ती करके दे, अगर रिन्यूअल गवर्नमेंट महंगी करके देगी तो फिर इसी चलवाने, बंद करवाने, बंद हो जो, अच्छा। तो लीगल लाइफ में रिन्यूअल की ऑप्शन है, यूजफुल लाइफ में रिन्यूअल की ऑप्शन नहीं है कि मछलियों को कहें भाई ये रिन्यू हो जाओ यार, तुम जरा तो थोड़ा सा हिम्मत करो, रिन्यू हो जाओ जरा, तो रिफ्रेश हो जाओ जरा, तो जरा और ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करो। नहीं भाई, ओके। तो लीगल लाइफ में रिन्यूअल की ऑप्शन, लीगल लाइफ में रिन्यूअल की ऑप्शन है, लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता है। यूजफुल लाइफ में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल। ओके, रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ लीगल लाइफ। रिन्यूअल लीगल लाइफ का पार्ट है। अगर कॉस्ट क्या है, मिनिमल है, अगर रिन्यूअल की कॉस्ट मिनिमल है। पढ़ें जी सवाल, सिर्फ मैं भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जाम्पल 3 की हेडिंग दे दें, रिन्यूअल, रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट। अ कंपनी, सोल्यूशन नहीं देखना है, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ नीचे। अ कंपनी परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर 6 years। जी, लीगल लाइफ ओरिजिनल बोले 6 years। पहली दफा जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई तो हमने इंपोर्ट करने का लाइसेंस, कंपनी परचेज्ड अ लाइसेंस, ऊपर लिख लें इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। अ कंपनी परचेज्ड अ इंपोर्ट लाइसेंस फॉर 6 years फॉर 30 million। हमने इमरान खान से बात की, भाई हम जापान से इंपोर्ट्स करने लगे हैं गाड़ियां, तो आपकी इजाजत है? उसने कहा 6 साल की आपको इजाजत देता हूं, 30 मिलियन रुपया निकालो। तो इमरान खान को हम 30 मिलियन पकड़ाए और 6 साल तक अब हम जापान से गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं। ये लाइसेंस लेके खुशी खुशी आ गए। अ कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर 6 years फॉर 30 million। इट इज रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर 4 years। बैठे बैठे हमने इमरान खान से कहा कि अगर हम फिर रिन्यू करना चाहें, तो कहते ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगली दफा भी मेरी हुकूमत है, तो अगले 4 साल तक तुम और भी रिन्यू कर लेना। 10 साल बाद मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत आनी है, 2-5 साल के पीरियड इंशाल्लाह मैं पूरे करूंगा। इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years। इसको फर्दर 4 years के लिए आप जाकर रिन्यू भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा ये मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, अगर आपने रिन्यू कराना हुआ 4 साल की रिन्यूअल फिर ले लेना। कैलकुलेट लीगल लाइफ। हमने इमरान से पूछा, इमरान, उसने कहा भाई तुम ऐसा क्रिकेट खेलता रहे? हमने कहा हाँ, हम तो क्रिकेट खेलते रहे हैं। अच्छा इमरान यार कितने में रिन्यू करके देगा? इमरान ने कहा अगले 4 साल के 14 मिलियन मांगूंगा। हमने कहा इमरान ओए हो खुदा का खौफ कर इमरान, कोई होश के नाखून ले। 30 मिलियन अभी ले रहा है, 14 मिलियन उस वक्त लेगा, मेरी जान ही ले ले तू। आप बताएं जी,
रिन्यूअल की लाइफ कितनी है? 4 years। अब मैं आंसर की तरफ मूव करता हूं, आंसर की तरफ। ये कितने का पड़ा है? ये कितने का पड़ा है? 30 मिलियन का। कॉन्सेप्ट प्लीज अंडरस्टैंड करें। 4 साल के कितने देने पड़ेंगे? एज्यूमिंग फॉर 4 years या एज्यूमिंग फॉर रिन्यूअल आई विल पे ₹40। एज्यूम करें मुझे रिन्यूअल के 14 मिलियन देने पड़ेंगे। नाउ आई विल से टू इमरान खान, भाई 30 मिलियन का ये एसेट तूने मुझे 6 साल के लिए दिया, 4 साल के लिए 14 मिलियन मांग रहा है, छठे साल के एंड पे डिसाइड करूंगा, बस मेरा कोई डिसीजन नहीं है अभी, जाओ छठे साल के एंड पे मैं देखूंगा, अगर वो पैसे पूसे हुए फायदा हो रहा हो तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ऐसी सूरत में एज्यूमिंग, ये क्या लिखा था? एज्यूमिंग फॉर रिन्यूअल, हाँ सही है फॉर एज्यूमिंग फॉर रिन्यूअल आई विल पे ₹14। एज्यूम करें रिन्यूअल के लिए मुझे 14 मिलियन देने हैं, तो ऐसी सूरत में अगर मुझे 14 मिलियन देने हैं तो इस वक्त खड़े होके मैं कहूंगा रिन्यूअल इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल लाइफ बिकॉज रिन्यूअल इज एट हाई कॉस्ट, बिकॉज रिन्यूअल इज एट हाई कॉस्ट। तो if renewal cost is ₹14 million, then लाइफ जो लीगल बनेगी आपने पेपर में लेनी है वो कितने साल लेनी है? 6 साल। आपने कहना भाई 6 साल ही है, आखिरी 4 साल के एंड के ऊपर, 6 साल के एंड के ऊपर मैं देखूंगा बाकी 4 साल के लिए क्या करना है। सेकेंड ऑप्शन, इफ रिन्यूअल एट ₹1 million, इमरान खान ने कहा यार छोड़ पर यार, तेरे लिए रिन्यूअल 1 मिलियन की कर देंगे, तू जा क्या याद करेगा, तेरे लिए रिन्यूअल 1 मिलियन के कर देंगे। अब बताएं 6 साल के लिए एक चीज के 30 मिलियन देने पड़े हैं और 4 साल के लिए उसी चीज का 1 मिलियन देना पड़ा है, क्या मैं लेना पसंद करूंगा? बिना सोचे ही मैं उसको लेना पसंद करूंगा, बिना सोचे ही उसको लेना पसंद करूंगा। कितने साल के एंड पे? छठे साल के एंड पे मैं फौरन जाके कितने पैसे और पे करूंगा? 1 मिलियन, और बाकी कितने साल का लाइसेंस रिन्यू करा लूंगा? 4 साल का। इफ रिन्यूअल एट ₹1 million, अब क्या मैं कह सकता हूं रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ लीगल लाइफ बिकॉज इट इज एट ना होने के बराबर कॉस्ट। अब आप कह रहे होंगे व्हाट इज द थ्रेशोल्ड, यानी 30 मिलियन का 10%, 3 मिलियन ले लें थ्रेशोल्ड, यानी 3 से ऊपर। भाई देयर इज नो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ, वाज़े तौर पे पता चल जाया करेगा आपको मिनिमल है या नहीं। डाटा आई के अपने इतने अच्छे तरीके से दिया होता है, वाज़े तौर पे पता चल जाता है ना होने के बराबर कॉस्ट है। 30 के मुकाबले में 14 बंदे खड़े करें, मुकाबले में उधर 30 बंदे खड़े हों, इधर 14 बंदे खड़े हों, तो कम से कम मुकाबला जरूर करेंगे। लेकिन अगर उधर 30 बंदे आ जाएं और इधर एक कांगड़ी पहलवान खड़ा हो तो ऐसी सूरत के हो मिनिमल हो जा यार, और ये 30 भी नहीं कहेंगे जा तू ऐसी जीत गया, जा मुकाबला नहीं करना, तू ऐसी जीत गया, जा खुश हो। Okay, if renewal is at ₹1 million, then it is a good option for us। हमारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है, इसलिए हम शुरू से ही क्या एज्यूम करें, हम इसको कितने साल इस्तेमाल करेंगे? अब पहले साल ही 10 सालों से डिवाइड करेंगे या पहले साल ही आप जो है 6 सालों से डिवाइड करेंगे? 10 सालों से डिवाइड करेंगे। ऑप्शन 1 लीगल लाइफ इज, बोले solution, legal life is 6 years as renewal is not at minimal cost। solution देख लें। option 2 legal life is 10 years as renewal at minimal cost। बस इसमें ना उर्दू में एक बात छोटी सी याद रखनी है, सस्ती चीज खरीदना पसंद करेंगे या महंगी चीज? सस्ती चीज, महंगी चीज नहीं खरीदना पसंद करेंगे। अच्छा भाई, इफ आई चेंज द डाटा, ऊपर देखें, फिर आपने मुझे जवाब बताना है। एक मिनट,
1300 मिलियन, बोलो जी 1300 मिलियन। अब दोनों ही 10 इयर्स, अब दोनों ही 10 इयर्स। वाई? 1300 बंदे खड़े हो और 14 बंदे खड़े हो, 14 बंदे खड़े हो, 1314। ओ यार तेरी में जाओ यार, और 1300 खड़े और एक खड़ा हो, एक ही बात है। अब आपने ये नहीं कहना 14 और 1 की एक ट्रीटमेंट करें। जी बिल्कुल, मैं 14 और 1 की एक ट्रीटमेंट कर रहा हूं, बिकॉज 14 इन फ्रंट ऑफ 1300 इज मिनिमल। कांपने लग जाते हैं 14 1300 को देख के, और एक तो वैसे ही मर जाते हैं उनको देखते ही। तो 1 इज मिनिमल इन फ्रंट ऑफ 1300 एंड 14 आर ऑल्सो मिनिमल इन फ्रंट ऑफ 1300। तो देखा करने ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। अब तो मेरे भाई दोनों मिनिमल है। ओके, अब इधर भी 10 साल, इधर भी 10 साल। ओ हाँ भाई, अभी तो सही सवाल आ रहा है, अभी तो सही सवाल आ रहा है। अब पता है क्या सवाल होगा? अब जो सवाल होगा अगला वाला, वो सबसे अच्छा सवाल है। उसमें लीगल लाइफ 2 दी होंगी, नॉर्मल और रिन्यूअल वाली, और यूजफुल अलग दी होगी। फिर जब 3 लाइफ दी होंगी फिर आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब मैं ये ऐसा सवाल करने लगा हूं। पहले मैंने कौन सा सवाल कराया था, देखें इधर। पहले मैंने इन दोनों में से शॉर्टर दिखाया था आपको, फिर मैंने इस वाले सवाल में यूजफुल लाइफ दी नहीं, मैंने सिर्फ आपको लीगल लाइफ देके छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया। अब कंप्रीहेंसिव एग्जाम लेवल का सवाल होगा जिसमें लीगल लाइफ भी होगी, उसमें रिन्यूअल भी हो सकती है, यूजफुल लाइफ तो एक अलग चीज है, यूजफुल लाइफ भी गिवन होगी। लेट्स स्टार्ट। चलें जी, एग्जाम्पल 4। रूल बता दें क्या है? अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ। यूजफुल लाइफ का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, लाइसेंस। चलें जी, एग्जाम्पल 4 करें, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल। ऑन 1 जनवरी 15 an entity bought 4 licenses for 10 years. 4 licenses for, ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल लीगल लाइफ है, इसमें रिन्यूअल की कोई बात नहीं हुई। ये कौन सी लाइफ है? ओरिजिनल लीगल लाइफ। मैं छोटा सा ना सब नोट में 10 10 10 10 लिख लेता हूं। आपने मुझे क्या बताना है, इसमें मैंने रिन्यूअल पीरियड ऐड करना है या नहीं, आपने मुझे ये बताना है। ठीक है, मुझे बता दें क्या ये जो पहली लाइन में है ये लीगल लाइफ दे रहा है या ये यूजफुल लाइफ दे रहा है? कैसे पता चला आपको? बॉट लाइसेंस, बॉट लाइसेंस, क्या ये इसकी यूजफुल लाइफ है या लीगल लाइफ है? लाइसेंस खरीद के कौन सी लाइफ हमें मिलती है? अच्छा, पहली लाइन दोबारा पढ़ के बताएं, क्या इसमें रिन्यूअल की कोई बात हुई या कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई। डिटेल्स छोड़ें, 1 2 3 छोड़ें, 1 2 3 छोड़ें। नोट, लाइसेंसेस कैन बी रिन्यूड फॉर, नो आई एम नॉट मैड कि मैं रिन्यूअल पीरियड को ऐड कर दूं। आई एम नॉट मैड कि मैं रिन्यूअल पीरियड को ऐड कर दूं। मैं रिन्यूअल पीरियड को ऐड करने से पहले देखूंगा, सिर्फ सस्ती वाली रिन्यूअल को ऐड करूंगा, महंगी वाली रिन्यूअल को इग्नोर कर दूंगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, प्रैक्टिकली सिनेरियो बताएं। गवर्नमेंट के पास हम 4 लाइसेंसेस लेने गए। इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी लाइसेंस ए, इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया लाइसेंस बी, इंपोर्ट फ्रॉम तुर्की लाइसेंस सी, इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरब पॉइंट डी। गवर्नमेंट से हम 4 लाइसेंसेस लेने गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने सारे लाइसेंस कितने साल के लिए दिए? 10 साल के लिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर लाइसेंस 5 साल के लिए क्या करती है? न्यू। 10 साल तो हम फुली इंजॉय करेंगे। 11वें साल के पहले दिन जाके
ऑप्शन अवेल कर सकते हैं कि अगले 5 साल के लिए लाइसेंस क्या करवा लें, रिन्यू करवा लें। लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर 5 years। 500 बंदे खड़े हैं, उसके मुकाबले में 80 बंदे आए, मिनिमल नहीं है, ना होने के बराबर नहीं है, हो हैं कुछ ना कुछ है। 560 खड़े हैं, उसके मुकाबले में 120 आए, ये भी मिनिमल नहीं है। 300 के मुकाबले में 3 आए, 3 मुंह उधर करके खड़े हो गए, 3 ने कहा यार 300 आ गए, ओए 300 आ गए, ओए 3 भागे, 3 भागे। 180 आए, 2 आए ही नहीं, दो ने दूर से देखा हो 180 आ रहे भाईजान, 180 आ रहे, ऐसी जा रहे हैं जी। बताएं सस्ती रिन्यूअल कौन सी वाली है, थोड़ा गाइड करें मुझे। यहां मैं महंगी रिन्यूअल कराऊंगा, पता नहीं वक्त आने पे देखूंगा, फिलहाल नहीं कराऊंगा। महंगी है रिन्यूअल, इग्नोर कर दें। सस्ती है रिन्यूअल, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि एक चीज 10 साल के लिए 300 में मिले और 5 साल के लिए 3 में मिले, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जी। +5 +5। अब हमने जाकर उस मुल्क में सर्वे किया कि उस मुल्क के क्या हालात हैं। पहले मुल्क में गए, उन्होंने कहा यार हमारे मुल्क में ना 13 साल तक आप जो आप पंखे बनवाने लगे हो, हमारे मुल्क में 13 साल तक पंखे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद हमने एसी का काम शुरू कर देना है, पंखे खत्म कर रहे हैं मुल्क से। 13 साल। दूसरे मुल्क में गए, उन्होंने कहा यार आप यहां से खरीदने आए हो सिगरेट हमने मरते दम तक बनानी, आप परेशान ना हो, इनडेफिनेट लाइफ। तीसरे मुल्क में आप गए, तीसरे मुल्क में जाके आपने पूछा भैया हमने आपके मुल्क से कुर्सियां मंगवानी है, उन्होंने कहा भाई 7 साल तक कुर्सियां बना रहे हैं, बाद में हमने सोफों पे आ जाना है, बस 7 साल तक आप इंपोर्ट कर सकोगे। हमने कहा इमरान खान ने तो 10 साल के लिए लाइसेंस दे दिया, 5 साल के लिए रिन्यू भी कर रहा है। मैंने कहा जी हमारे मुल्क में 7 साल के लिए चीज बननी है, बस इंपोर्ट करनी है, करो। फिर आखिरी मुल्क के अंदर गए तो उस मुल्क के अंदर जाके पूछा भाई हमने जो है वो लैपटॉप के बैग जो है वो चाहिए, तो उन्होंने कहा 14 साल तक बनाने हैं, उसके बाद हम तो पाम टॉप की तरफ जा रहे हैं, लैपटॉप खत्म ही कर रहे हैं। 14 साल। ओके, सो यू हैव टू सर्च फॉर 3 थिंग्स। एक चीज आपने पहले लिख लिया करनी है जिससे पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे, यूजफुल लाइफ। इस एसेट ने कितने साल फायदा देना है, ये हुआ करेगी यूजफुल लाइफ। ये उस कंट्री के हालात देख के डिसाइड करेंगे। सेकंड इज योर मीटिंग विद इमरान खान। इन फर्स्ट मीटिंग यू विल डिसाइड द ओरिजिनल लाइफ 10 10 10 10। देन यू विल आस्क इमरान खान इज देयर एन ऑप्शन ऑफ रिन्यूअल, ही विल से यस, रिन्यूअल की ऑप्शन है। फिर आप अगला सवाल पूछेंगे रिन्यूअल महंगी करके दोगे या सस्ती करके दोगे। जहां जहां वो महंगी करके देगा तो हम एज्यूम करेंगे हम फिलहाल रिन्यू नहीं करा रहे, जहां जहां वो रिन्यूअल सस्ती करके देगा हम वहां रिन्यूअल कराने को तैयार हो जाएंगे। चलें जी, 10 + 0 50। तीसरा कॉलम शॉर्टर। क्या ना 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 ना, इसको मोटाइज करेंगे, इसकी इंडेफिनेट लाइफ नहीं है, इसकी 10 साल लाइफ है, ये गिवन है। ये इसको भी तो कंपेयर करना है ना लाइफ में, खाली इसलिए मैंने तो सिर्फ लाइफ लिखा है, यूजफुल या लीगल नहीं लिखा। इसको मोटाइज करना है क्योंकि देखे ना इसकी एक चीज तो गिवन है, माना कि इंडेफिनेट पीरियड है, लेकिन ये इंडेफिनेट ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इंडेफिनेट लाइफ नहीं है। शायद यूजफुल लाइफ तो इंडेफिनेट है बट लीगल लाइफ तो डेफिनेट है ना, तो इसलिए इस पे वो रूल नहीं लगेगा, इसको अमोर्टाइज करेंगे जी। शॉर्टर 10 7 बस खत्म। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बोले, रिन्यूअल वाली को नहीं देखना, बस अब रिन्यूअल वाली से डिसीजन के लिए थी, रिन्यूअल वाली से डिसीजन के लिए थी। ये कॉस्ट 15वें साल होगी इनकर, तो 15वें साल नहीं 11वें साल, रिन्यूअल वाली कॉस्ट को नहीं देखना।
500 डिवाइड बाय 10। ओ ये वाला पहला कॉलम है जो हमारा रुपीज में बन रहा है, रुपीज में या रुपीज इन मिलियन में, देख लें, रुपीज में। ये पहला कॉलम है जो रुपीज में बन रहा है, बाकी और कोई कॉलम हमारा रुपीज में नहीं बना। 5 डिवाइडेड बाय 160। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। इस साल का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इस साल का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ वाले में जी बिल्कुल, इंडेफिनिट वाला भी अमोर्टाइज करेंगे। इंडेफिनिट तब होता जब जहां दोनों में इंडेफिनिट लिखा होता, तो फिर मैं उसे अमोर्टाइज ना करता। या लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ, दोनों अगर इंडेफिनिट हो तो फिर आपकी बात ठीक है, लेकिन दोनों में से एक तो अवेलेबल है। और लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, हम मजबूर हैं 10 साल से ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर क्यों इंडेफिनिट पीरियड, अमोर्टाइज करें आराम से, 10 साल तक फायदा देना है इसमें। कौन सी वाली की मिसाल दे रहे हो? हाँ जी, सी में लाइसेंस रिन्यू हो सकता है, मिनिमल कॉस्ट पे है, डाल लें, क्या पता बाद में हालात बेहतर हो जाए। आपको पता है एसेट चलते चलते उसकी यूजफुल लाइफ बदल भी जाती है और अंदाजा होता है ये एसेट ज्यादा बेनिफिट दे देगा, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे करते हैं। और वैसे भी फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी आएगी, वरना तो सोचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट से मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ करेगा? 1-2 मिनट दे दें। गवर्नमेंट से मीटिंग में पहली बात क्या डिसाइड होगी? नहीं, ओरिजिनल लीगल लाइफ। गवर्नमेंट से पहली मीटिंग में पहली बात क्या डिसाइड होगी? जब ये ओरिजिनल लीगल लाइफ का गवर्नमेंट बता देगी, हम गवर्नमेंट से अगला सवाल पूछेंगे, बोले क्या आपने कारोबार करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आप माशाल्लाह आपको पता है, आपके पता नहीं कहां कहां कारोबार फैले होंगे थोड़े सालों बाद, तो पहली बात आप जाके गवर्नमेंट से कौन सी करेंगे? ओरिजिनल लीगल लाइफ की पहली बात 10-10-10-10। ये जब बात आपकी खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट आपको कह देगी पहला लाइसेंस 500 का ले लो, दूसरा लाइसेंस 560 का ले लो, तीसरा 300 का ले लो, चौथा 180 का ले लो। ये 10 साल के पैसे हैं, ये आपकी निगोशिएशन खत्म हो गई। अब चाय की ब्रेक होगी, चाय की ब्रेक के बाद आप दोबारा मिलेंगे। अब वो इमरान खान भी जोर पड़ के आ गया, आप भी जोर पड़ के आ गए। अब आप अगली बात शुरू करेंगे, यार इसमें रिन्यूअल भी है। वो कहेगा जी आपको महंगी ना पड़ जाए, है तो सही, महंगी ना पड़ जाए। आप कहें जरा बताओ तो सही, बताओ तो सही, हम फिर देख लेंगे महंगी पड़ रही है या नहीं पड़ी। तो उसमें फिर वो बताएगा कि जी रिन्यूअल हम 5 साल की करके देते होते हैं, रिन्यूअल 10 साल की नहीं है, यानी टोटल 15 साल आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, जहां तक लाइसेंस ए का ताल्लुक है वो भी हम महंगा रिन्यू करके देंगे, बी भी महंगा रिन्यू करके देंगे। हाँ, सी और डी जो है वो सऊदी अरब वगैरह से मंगवाए, वो आपको सस्ता रिन्यू कर देंगे, उसमें आप परेशान ना हो। सी डी आपको सस्ता रिन्यू कर देंगे। अब आप बताएं आप कौन सी ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे? सस्ते रिन्यूअल की तरफ, और उसको इग्नोर कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अब आप अगला सवाल ये पूछेंगे, अब आप ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे। अब आप इमरान खान से मीटिंग करके आ गए, अब आप बाहर निकल के ये सोचेंगे यार मैं जो चीज लेने जा रहा हूं जरा उस मुल्क की हालात तो पता कर ले, उस मुल्क के क्या हालात हैं। तो वो आपको हालात पता चले कि आप इस मुल्क से 13 साल तक इंपोर्ट कर सकते हैं, इस मुल्क से हमेशा इंपोर्ट कर सकते हैं, इस मुल्क से 7 साल तक इंपोर्ट कर सकते हैं चीजें, इस मुल्क से 14 साल तक इंपोर्ट कर सकते हैं। ये उस मुल्क वालों से निगोशिएशन करके हमें पता चलेगा, इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमने जो चीज खरीद के लाए हैं, ये उस खरीदी हुई चीज की किस्मत निकली,
ये उस खरीदी हुई चीज की किस्मत निकली, ठीक है। ये क्या था, ये इस पे तो हम मजबूर थे, इस पे तो हम मजबूर थे, हम तो 10 और 5 पे फंसे हुए थे। हमने 10 को 11 करना चाहा, उसने कहा भाग जाओ। हमने 5 को 6 करना चाहा, उसने कहा भाग जाओ। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पहली दफा लाइसेंस 10 साल के लिए मिलता है, फिर 5 साल के लिए रिन्यू होता है। आप ABCD लाइसेंस लेके आ गए, फिर आपकी किस्मत जागी। जिस लाइसेंस में जितनी उम्र है आप उसके मुताबिक उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने उम्र लिख ली, उम्र लिखने के बाद फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया, फिर आपको पता चला कि जी मुझे कौन कौन सा लाइसेंस एक्चुअली कितने साल फायदा देगा। एग्जाम्पल 4 के आगे लिख लें, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 9। ये पास्ट पेपर का सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन प्लीज इसमें उसने एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट्स भी दी हुई थी, एक और कॉलम भी डाला हुआ था रिवैल्यूड अमाउंट्स। तो आपने एसेट को रिवैल्यू भी करना था। रिवैल्यूएशन तो आसान है, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन का सिंपल सा सवाल था। तो ये अब आपने क्वेश्चन 9 आज कर लें तो बहुत ही आला है, बहुत ही आला है, आज कर लें होमवर्क में। आज ना करें तो ये जो सैटरडे संडे को टाइम निकाल के कर लीजिएगा, आज कर लें तो बहुत ही आला है। सिंपल सी रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज हैं, पेज नंबर 211 है किताब का। सफे बांटे, लीजिए। सॉरी, स्टैंडर्ड्स खोल के पैरा 57 किसने हाईलाइट कर लिया घर में? वेल डन, 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया। आज स्टैंडर्ड लेने जाना है क्या? हाथ खड़ा करें। ओके, लेक्चर 1 और 2 तो सफे ना मिले हो तो बता दें। सफे बचे हुए कहाँ हैं? नहीं मिले, बचे हुए हैं। यार इन पे दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ भाई, अगर रिकवरेबल अमाउंट ईयर एंड पे है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट ईयर एंड पे परफॉर्म करेंगे, अगर रिकवरेबल अमाउंट मिड ऑफ ईयर पे तो मिड ऑफ ईयर पे परफॉर्म करेंगे। ये होमवर्क का सवाल दिया हुआ है आपको एक इसमें। अच्छा चलें अभी आप लेक्चर 3 की तरफ आए। आज वाला लेक्चर 3 क्लास वर्क नंबर 1, handwritten page number 2 and 3 of IS 38 was discussed. Point number 2,
इट वॉज एक्सप्लेन्ड हाउ टू सॉल्व थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एज बिलो। मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताने लगा हूं। यह आपने याद करना है सारा, यहां से लेके यहां तक मुनासिब है, याद कर लें। स्टैंडर्ड में भी पैरास दिए हुए हैं, मैं उनके रेफरेंस आपको दे सकता हूं, लेकिन इतना सा मैं कहूंगा आप याद कर लें, इतना सा आप याद कर लें ताकि IAS 38 के थ्योरी के सवाल के लिए पेपर में स्टैंडर्ड खोलना ना पड़े। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा पॉइंट 3 से, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, क्योंकि अभी ये रनिंग में है बात। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट, इसको पेपर में लिखना कैसे है ये याद कर लेना आपने। फाइनेट लाइफ, या तो एसेट्स की क्या होगी फाइनेट लाइफ, या क्या होगी, इन दोनों के लिखने का तरीका डिफरेंट है, इन दोनों के लिखने का तरीका डिफरेंट है। फाइनेट लाइफ वालों को कैसे लिखना है, सिंस द प्रोडक्ट हैज अ, बोले बोले, फाइनेट लाइफ ऑफ इतने ईयर्स, यहां पे आपने सवाल वाली फिगर लिख देनी है, ये याद करने घर जाके। सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनेट लाइफ ऑफ इतने ईयर्स, therefore amortization expense amounting to rupees इतने should be recorded in statement of comprehensive income। असल में आप लोग इसकी जगह लिखाते it will go to profit and loss, नहीं, इंग्लिश थोड़ी प्रोफेशनल लिखनी है। therefore amortization amounting to rupees इतने should be recorded in SOCI based on useful life। एक और बात लिख के आनी है आपने पेपर में, residual value of intangible shall be assumed to be 0 if no active market and no commitment by third party। लेकिन अगर कमिटमेंट हो जाए थर्ड पार्टी से तो फिर आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू लेनी है। नोट, इफ लीगल एंड, लीगल को कॉन्ट्रेक्चुअल भी कहते हैं, मुआहदा हुआ ना गवर्नमेंट से। इफ लीगल एंड यूजफुल लाइफ पढ़े आगे आर, देन अमोर्टाइजेशन शुड बी चार्ज्ड एट शॉर्टर ऑफ इट्स। अगर पेपर में दोनों दी ही नहीं हुई तो फिर पागलों की तरह रूल नहीं बताना कि शॉर्टर वाला रूल, वो टाइम लग जाएगा पेपर में। अगर पेपर में दी नहीं हुई तो बस पहली लाइन लिख दें, क्या, सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ देयरफॉर अमोर्टाइजेशन अमाउंटिंग टू रुपीज इतने शुड बी रिकॉर्डेड। परसों इसको अप्लाई करेंगे एक सवाल पे। कल हमने नोट बनाने IAS 38 का, हर टॉपिक में नोट है, कल IAS 38 का नोट बनाने हमने। ओके, ऑल्सो डिस्कस अबाउट फाइनेट लाइफ वाले इधर हैं, फाइनेट लाइफ वाले इधर हैं प्लीज, उधर नहीं है। ऑल्सो डिस्कस अबाउट इम्पेयरमेंट लॉस इफ देयर इज एनी। इनकी इंग्लिश कैसे लिखनी है भाई, इनकी इंग्लिश, सिंस देयर इज एन, इट शुड नॉट बी अमोर्टाइज्ड। इंस्टेड, बोले ऑर्गेनाइजेशन, बोले हाँ, should test the intangible asset for by comparing its recoverable amount with its, अब बच्चे पता क्या लिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। ICAP 1 पे से आधा नंबर दे देते हैं, लेकिन अगर थ्योरी का सवाल है तो एक्सप्लेन करें व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉस बाय कंपेयरिंग रिकवरेबल अमाउंट विद द कैरिंग अमाउंट। ओके, मेजरमेंट मॉडल्स कितने बताए थे कल, 2, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये बातें भी आपने याद रखनी है। IAS 38 permits an entity to adopt cost or the revaluation model can only be adopted if intangible assets are traded in active markets। Okay, जी, इनको क्या कहते हैं, मेजरमेंट मॉडल्स। ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हमारी मर्जी है, चॉइस है, चॉइस हमारी चॉइस है कौन सा मॉडल यूज करें, या रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें बैलेंस शीट में कैसे एसेट नजर आता है, कल की क्लास में सवाल किया था एक, ये बैलेंस शीट में नजर आएगा। और इधर
रिवैल्यूड अमाउंट या मार्केट वैल्यू, लेटेस्ट मार्केट वैल्यू लेस accumulated depreciation less accumulated impairment loss। इस अमाउंट पे बैलेंस शीट पे नजर आएगा। ये लिखा हुआ है, पढ़ें। पॉइंट सी द कॉस्ट मॉडल रिक्वायर्स intangible to be carried at cost less accumulated amortization and, ये सिंपल सी बातें हैं ना, लेकिन अगर पेपर में नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे थ्योरी के सवाल में। रिवैल्यूएशन मॉडल रिक्वायर्स, लिखने की भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ये बनाने की जरूरत नहीं। रिवैल्यूएशन मॉडल रिक्वायर्स एसेट टू बी कैरिड एट रिवैल्यूड अमाउंट लेस accumulated and accumulated impairment loss। ओके, पॉइंट 1 कल पढ़ा दूंगा, इनिशियल रिकॉग्निशन। पॉइंट 2 पढ़ लें, इनिशियल मेजरमेंट। एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं। इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द डेवलपमेंट वर्क। अच्छा, ट्रायल रन भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है IAS 16 में, टेस्टिंग कॉस्ट भी, कॉस्ट टू रजिस्टर भी, डेप्रिसिएशन ऑफ एन अदर एसेट भी। ओके, कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट कौन कौन सी पढ़ी है अभी तक हमने? IAS 38, ये लिख के आना है। पता है आप क्या लिख के आते हैं? सुन लें, ये सफा क्यों दिया है। आप पेपर में लिख के आते हैं रिसर्च इज एक्सपेंस। चलो जी अगला सवाल शुरू करते हैं। ये नहीं लिख के आना रिसर्च इज एक्सपेंस, प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ें। बोले IAS डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू रिसर्च। नंबर 2, नंबर 3, ये भी बताया हुआ है आपको, ये भी बताया हुआ है। सो दीज कॉस्ट शुड बी एसोसिएटेड इन द पीरियड इन विच। अब एक ये सॉल्यूशन गया एग्जामिनर के पास, एक ये गया रिसर्च इज एक्सपेंस। अब आप अंदाजा लगा लें कौन पास होगा। तो इसलिए प्रोफेशनल इंग्लिश लिखनी है, ऐसे ऊपर ऊपर से बात को टरखाना नहीं है, खत्म नहीं करना। अब आप होमवर्क जरा नजर मार लें, होमवर्क कुछ नहीं करा रहा और ज्यादा परेशान हो जाते हैं आप। आते भी 7, 20, 25, 30, 35 में हैं और परेशान भी हो जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 4 बड़ा जबरदस्त है। ये मैंने आपको कहा था मिड ऑफ ईयर इंपेयरमेंट लॉस का एक सवाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन 4 बड़ा जबरदस्त है। 2 और 3 बैठे बैठे कर दें और जाएं। 2 और 3 बैठे बैठे कर दें और जाएं। और जल्दी करें, कुछ भी नहीं है, जल्दी। पेज 1 खोल लें सामने, अगर कुछ भूल रहे तो। हैंड रिटन पेज 1, हैंड रिटन पेज 1 दिया था कल। Which two of the following would potentially be classified as? अच्छा, अगर ब्रांड खुद बनाएं तो, और अगर खरीदें, टिक कर लें ए। स्टाफ ट्रेनिंग, ब्रांड खुद बनाया, नॉट एन इंटेंजिबल। लाइसेंस, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। नेक्स्ट, Which of the following should be, ICAP की किताब से दी है, Which of the following should be included in balance sheet? Internally generated brand बैलेंस शीट में आएगा, गुड। Internally generated goodwill, एक्स। अच्छा, कितना खतरनाक बंदा है एग्जामिनर, कंप्लीटेड का लफ्ज डाल दिया परेशान करने के लिए। ओ भाई रिसर्च कंप्लीट हुई है, जो मर्जी हुई है तो रिसर्च ना, जालिम इंसान। रिसर्च ही है ना, रिसर्च मुकम्मल होगी तो वो भी रिसर्च ही रहेगी। रिसर्च मुकम्मल होकर कोई और तो नाम नहीं इसका हो जाएगा। तो ये धोखा था जो कुछ लोगों ने खा लिया होगा, धोखा, भूख लगी हुई थी, नाश्ता नहीं करके आते। पॉइंट डी, पेमेंट मेड ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। ये तो FR 1 में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है।